हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 सीबीएसई का सैंपल पेपर 1 2024-25 जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो किससे पास हो रहा है 6 0 0 -30 4 -20 एंड 6 0 देन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल r। ये जो हमारा ग्राफ है ये किससे पास हो रहा है, अलग अलग पॉइंट से पास हो रहा है। अगर ये अलग अलग पॉइंट से हमारा ग्राफ पास हो रहा है तो इसका मतलब ये रहता है कि इसके सॉल्यूशंस जो रहेंगे उसको अगर हमको फाइंड करना है, अगर हमको जीरोस फाइंड करना है पॉलिनोमियल का, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि fx का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0, दैट इज y इक्वल टू क्या होगा, 0। y0 सिर्फ किस किस ऑप्शंस में है, -60 और 60। यहां y क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ कट कर रहा है किस एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को, और जहां x एक्सिस को कट करता है वहां y का वैल्यू कितना रहता है, 0। तो आप यहां पर ये नोटिस करेंगे कि अगर ये पॉइंट -60 है तो वो यहां लाई करेगा, और नेक्स्ट पॉइंट है 60 तो यहां लाई करेगा। तो हमारे x के दो आंसर आएंगे, पहला आंसर होगा -6 और दूसरा आंसर होगा +6। देयरफॉर द आंसर इज डी। तो x के दो आंसर आएंगे, एक -6 और एक +6। और इसके आंसर दो क्यों आएंगे, क्योंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहता है और जिसका डिग्री 2 रहता है, उसके x के दो आंसर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। The value of k for which the system of equation 3x minus ky equal to 7 and 6x plus 10y equal to 3 is inconsistent. Condition for inconsistent solution. Condition for inconsistent solution. Inconsistent solution का मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आए, इट मींस नो सॉल्यूशन। और आप सभी को मालूम है नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। अब a, b और c क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा, ax plus by equal to c। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 1 और 1। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 3x minus ky equal to 7। और यदि ऐसा दिया हुआ है तो आप यहां पर कंपेयर करोगे तो a1 का वैल्यू कितना आएगा, 3, b1 का वैल्यू कितना आएगा, -k, और c1 का वैल्यू आएगा 7। अब सेकंड इक्वेशन जो रहेगा उसका इक्वेशन भी सेम रहेगा, ax plus by equal to c। बट ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, सेकंड इक्वेशन से। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x plus 10y equal to 3। 6x plus 10y equal to 3। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 6, तो a2 का वैल्यू क्या होगा, 6, b2 का वैल्यू क्या होगा, 10, और c2 का वैल्यू क्या होगा, 3। अब ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने निकाला है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। a1 के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 3, a2 के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 6, b1 के प्लेस में -k, b2 के प्लेस पे 10, c1 के प्लेस पे 7 एंड c2 के प्लेस पे 3। तो कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to 7 by 3। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का। तो हम किस ऑप्शन को कंसीडर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 1 by 2 इक्वल टू -k by 10। हमको किसका वैल्यू निकालना है, k का। तो ये जो 10 नीचे है वो इस तरफ जाके कहां हो जाएगा, ऊपर, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 इंटू 1 by 2 इक्वल टू कितना होगा, -k, 2 और 10 कैंसल होगा तो 5 इक्वल टू होगा -k। Then we can say k is equal to -5। That's it। इसी के साथ इसका आंसर क्या आएगा, B, k equal to -5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं? पहला, अ नंबर ऑफ सीक्वेंस कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सर्कल में एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है उसको हम बोलते हैं सीकेंड। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये सीकेंड है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ सीकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये एक पॉइंट है, यहाँ से कितने भी हम क्या कर सकते हैं, सीकेंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, किसी भी सर्कल में सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। A chord is a line segment joining 2 points on the circle। जैसे सर्कल में 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट, ये और ये, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, कॉर्ड। ये भी सही बात है। सपोज ये 2 पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, ट्रू। इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं, डायमीटर को। ये भी ऑब्जेक्टिव में हम लोग को एमसीक्यूज में पूछता है। तो डायमीटर क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो ये भी सही है। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, क्योंकि जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो सर्कल के से टच होता हुआ जाता है, उसके अंदर से कभी भी उसको ड्रॉ नहीं किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। पर ये स्टेटमेंट ही ट्रू है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। डी विल बी फॉल्स एंड द रेस्ट ऑफ द आंसर्स आर ट्रू। जैसे वाला क्वेश्चन, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n minus 4, मींस आपको nth टर्म कितना दिया हुआ है, 7n minus 4। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको मालूम है, A2 minus A1। हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, A1। A1 कैसे फाइंड किया जा सकता है, अगर हम n के प्लेस पे 1 पुट कर दे तो जहां पे भी n होगा वहां पे क्या आएगा, 1। तो ये कितना होगा, 7 into 1 7, 7 minus 4 कितना हो जाएगा, 3। तो A1 का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3। अब यदि हमको A2 फाइंड करना है तो इन प्लेस ऑफ n हम क्या ले लेंगे, 2। n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2। तो 7 2 जा कितना होगा, 14। 14 minus 4 कितना होगा, 10। A2 का वैल्यू कितना होगा, 10। तो आपका A2 आ गया 10 और A1 आ गया 3। 10 minus 3 कितना होगा, 7। आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 7। तो 7 विल बी द आंसर, यानी आपका आंसर क्या होगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, ये हो गया इसका रेडियस। ये कोन शेप है और ये इसका क्या हो गया, रेडियस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर। दूसरा क्या बनाते हैं हम, एक स्फीयर बनाते हैं, इसका रेडियस कितना है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोनों का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मींस आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द कोन। मींस आपको क्या फाइंड करना है, हाइट। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 5। यहां पे क्या बचा हुआ है, 4। r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, h का। जब हमको h का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो हम h को यही छोड़ देते हैं, बाकी इसके साथ जो वैल्यू उसको नीचे डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 into 5 का क्यूब, और ये जो 5 स्क्वायर है ये कहां आ जाएगा, नीचे। 5 क्यूब 5 स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे एक 5 बचेगा। तो h इक्वल टू कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। दैट्स इट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है और आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी tan थीटा दिया हुआ है और फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos, तो आपको एक छोटा सा स्टेप हमेशा करना रहेगा, पूरे इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर लेंगे हम cos से। और ऐसा करने से होगा क्या sin बाई cos कितना होगा tan थीटा प्लस cos और cos कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1, यहां पर भी क्या आएगा 4 tan थीटा और cos cos कैंसिल आ जाएगा तो कितना होगा 1। अब आपको मालूम है tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 5/2, तो इन प्लेस ऑफ tan थीटा हम क्या लिखेंगे 5/2, इन प्लेस ऑफ tan थीटा क्या लिखेंगे हमने 5/2 प्लस 1 फिर 4 into 5/2 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं 2 और 4 को कैंसिल करेंगे, 2 और 4 को कैंसिल करेंगे, यहां क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 1 2 5 जा 10 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 11/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा A 11/9। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये चीज हमेशा माइंड में रखना, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है tan थीटा अगर दिया हुआ है और आपको sin और cos में वैल्यू फाइंड करना है तो पूरे इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा 4 tan थीटा प्लस 1 4 tan थीटा माइनस 1, फिर tan थीटा का आप वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ये जो सर्कल का क्वेश्चन है इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे कोई भी सर्कल बनता है, इस सर्कल में अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो रेडियस जो रहता है और सर्कल का टेंजेंट जो रहता है ये दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। सर्कल और टेंजेंट, सर्कल का रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे से कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो आप यहां पे नोटिस कर रहे हो ये जो लाइन है ये क्या है रेडियस और ये क्या है टेंजेंट, तो यहाँ पे टोटल कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर है ये? अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है TPQ, TPQ ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है 110। सपोज ये है T, ये है P और ये है Q, तो ये पूरा एंगल कितना है 110। ये जो 110 है इसमें से अगर मैं 90 को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं TPQ, ये जो एंगल TPQ है ये दो एंगल से बना हुआ है। पहला एंगल कौन सा है, पहला एंगल कौन सा है TPO, पहला एंगल कौन सा है TPO। दूसरा एंगल कौन सा है ये वाला, इसका नाम क्या है OPQ। ठीक है, तो इस एंगल का वैल्यू कितना है 90 डिग्री और एंगल OPQ हमको पता नहीं है और TP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 110 माइनस 90 इक्वल टू कितना होगा OPQ। OPQ का वैल्यू कितना आ जाएगा 110 माइनस 90 दैट इज 20 डिग्री। तो आप नोटिस कर रहे हो यहां का वैल्यू कितना आया 20 डिग्री। पर आपको फाइंड क्या करना है POQ मतलब एंगल एट द सेंटर, सेंटर में एंगल फाइंड करना। अब आप यहां पे एक चीज देख रहे हो ये क्या बन रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है OPQ, इस ट्रायंगल का नाम क्या है OPQ। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं इस ट्रायंगल को स्टडी करते हैं, ये है O, ये है P और ये है Q। ये एंगल कितना आया 20 डिग्री। हमारा टारगेट क्या है ये एंगल। अब इस ट्रायंगल में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो OP क्या है रेडियस और OQ क्या है रेडियस। OP इज इक्वल टू OQ, दोनों क्या है रेडियस
हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। और जब दो साइड इक्वल रहता है किसी भी ट्रायंगल में तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल। तो OPQ किसके इक्वल रहेगा, OQ OP। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब यहां पर ये एंगल 20 है OPQ, तो OQP भी कितना होगा, 20 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। हम थोड़ा सा इसमें जगह की कमी है, हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल OPQ। यहां पे कितने एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल, है ना। पहला एंगल कौन सा है, O, दूसरा एंगल कौन सा है, P, तीसरा एंगल कौन सा है, Q। और बाई एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल O फाइंड करना है, एंगल P कितना है, 20 डिग्री, एंगल Q कितना है, 20 डिग्री। तो 20 प्लस 20 कितना होगा, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री इधर जाएगा तो कितना होगा, एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज 140 डिग्री। तो आप इसका आंसर क्या टिक करोगे, सी, क्योंकि ये 140 डिग्री आ रहा है। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें टोटल कितनी वैल्यूज, क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। आपको क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। कभी भी हमको अगर मीडियन फाइंड करना रहता है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ऐड निकालते हैं हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। जैसे 5 में 9 ऐड किए, कितना आ जाएगा, 14। फिर 14 में 15 ऐड किए, कितना आ जाएगा, 29। 29 प्लस 10 करेंगे, कितना आएगा, 39। 39 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 45। ये तो एक तरीका हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन को आप ध्यान दें तो ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया इट हैज 45 ऑब्जर्वेशन। तो जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो हमको है ना कॉमन सेंस का भी ज्यादा यूज करना पड़ता है। ये जो 45 दिया हुआ है, 45 ऑब्जर्वेशन, हम पहले क्या निकालते हैं, मीडियन नंबर, दैट इज हम क्या फाइंड करेंगे, n/2। n/2 यानी n यानी होता है फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 45। तो 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 22.5। अब ये जो हमारा 22.5 है, ये कहां पे लाई करेगा, इस क्लास, दो क्लास के बीच में, यानी 14 और 29 के बीच में। तो हम हमेशा किसको भाव देते हैं, जो वैल्यू बड़ा रहता है। इसमें इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो हमारा अपर लिमिट कितना आएगा, क्वेश्चन में हमको अपर लिमिट पूछा है, तो सी विल बी द आंसर। आपको करना क्या है ये समझ आए, पहले पूरे में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 22.5। 22.5 कहां आएगा, 14 और 29 के बीच में। तो हमेशा हम मॉडल क्लास किसको लेते हैं, मीडियन क्लास किसको लेते हैं, जो वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रहती है। तो इन दोनों में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 29। तो इसको हम कंसीडर करेंगे। ये लोअर लिमिट होगा, ये अपर लिमिट होगा। हमको क्वेश्चन में अपर लिमिट पूछा है, तो हमारा अपर लिमिट कितना होगा, 30। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या हो रहा है, ये है एक कॉर्ड, ये है दूसरा कॉर्ड, दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया है BOC 80 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 80 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। जो एंगल आमने सामने रहते हैं उनका वैल्यूज क्या रहता है, सेम। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर क्वेश्चन में ये बोला है ये दोनों साइड इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है मतलब ये अगर x होगा तो ये भी कितना होगा, x। इसके सामने जो एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल AOD कितने एंगल बन रहे हैं, 3। OAD ये एंगल 80 है और ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल। इस एंगल को अगर हम x लेते हैं तो ये एंगल भी कितना होगा, x। और ये दोनों इक्वल क्यों है,
क्योंकि जब दो साइड इक्वल रहते हैं तो उसके सामने के एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल। तो किसी भी ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल बनते हैं, 3। AOD इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू कितना है, x। एंगल O का वैल्यू कितना है, 80। एंगल D का वैल्यू भी कितना है, x। तो x प्लस x कितना होगा, 2x प्लस 80 इधर जाके क्या होगा, माइनस 80। 180 माइनस 80 कितना होगा, 100। तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 100। x इक्वल टू कितना होगा, 100/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो आपने ये नोटिस किया ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे, 50 डिग्री के। क्लियर है क्या? अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, अब आपने एक चीज नोटिस किया, ये एंगल कितना होगा, सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये क्या है, A, ये क्या है, C। आपने 9th में पढ़ा था, अगर AC एक सेगमेंट है तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा ये एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल। यही AC यहां पर कितना एंगल बना रहा है, B। तो ये एंगल B और एंगल D दोनों क्या होगा, इक्वल। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, सेम सेगमेंट जो है सर्कल के किसी पार्ट में एंगल जो बनाएंगे दोनों का एंगल का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो ये एंगल अगर 50 है जो हमने फाइंड किया था, यहाँ पे एंगल कितना फाइंड किया था हमने, 50 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री। ऑलरेडी ये एंगल कितना है, 80 डिग्री। और ये एंगल भी कितना है, 80। और ये एंगल कितना है, 50। तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा, 50। कितने एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं, 3 एंगल। तो बाई ए सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर है ये तो श्योर है। तो सिमिलर हमारे पास ऑप्शन 2 ही है, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसल हो गए। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, सब एंगल अलग अलग है। हर एंगल 60 रहता तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी चले गया। तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। वो हम यहां से नोटिस कर सकते हैं, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है OD और OA इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और सेम कंडीशन, सेम एंगल्स यहां पर भी आ रहे हैं, तो इसके भी दोनों साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो हम बोलेंगे द सॉल्यूशन इज आइसोसेलेस एंड सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हमको रूट्स फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, d का वैल्यू फाइंड करते हैं। d का वैल्यू कितना है, b² माइनस 4ac। अब यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। What is a here? a होता है x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 1। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, -2। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू क्या होगा, 1। c का वैल्यू होगा -1। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4, 4 into 1 4। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब d इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब उसके 2 आंसर आएंगे और दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 रहता है, तो इसके 2 आंसर आएंगे और दोनों आंसर क्या रहेंगे, अलग अलग। अब यहां पर चेक करते हैं आंसर क्या हो सकता है। नॉट रियल बोला मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। रियल एंड इक्वल बोला ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कब हो सकता है, when d is equal to 0। पर यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है, मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या, रैशनल एंड इररैशनल, ये 2 आंसर दिया हुआ है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रही है, क्या लिखा हुआ है, b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, d। तो हम इन प्लेस ऑफ b² माइनस 4ac
जो इतना मेहनत करके डी लाए थे उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। और डी का वैल्यू कितना है 5। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। डी का वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 प्लस माइनस। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है +1 2। ए का वैल्यू कितना है 1। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो √5 है ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, यानी ये रूट में ही रहेगा। तो ये कौन सा आंसर रहेगा, इररेशनल। तो इसका आंसर क्या होगा, इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। इररेशनल क्यों होगा ये तो समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें रूट है। डिस्टिंक्ट क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 साइन लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है माइनस। तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा -1 प्लस √5 अपॉन क्या होगा 2। और जब हम टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे, व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन, तब क्या होगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस में प्लस हमने ले लिया, अब हम क्या लेंगे -√5। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये भी इररेशनल है, ये भी इररेशनल है। इररेशनल आएगा ये श्योर है, डिस्टिंक्ट आएगा क्या, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। तो दोनों आंसर इसके अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ए, इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। 3 tan थीटा, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आपको क्वेश्चन में दिया थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे 30 डिग्री। और tan 30 कितना होता है 1/√। तो आंसर विल बी 3/√3। लेकिन आपने पढ़ा है 9th में 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 into √3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, द आंसर विल बी √3। तो इसका आंसर क्या आएगा, अच्छा इसने सॉल्व नहीं किया, इसने डायरेक्ट लिख दिया 3/√3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/√3। अगर सिंप्लीफाई करता तो इसका आंसर √3 आता। क्लियर, तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 πr3, और इसका वैल्यू होगा 396/7। कितना होगा 396/7। अब यहां पर हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, r का। r का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई 2/3, इन प्लेस ऑफ पाई क्या पुट करेंगे 22/7, रेडियस का क्यूब 396/7। जब हमको r³ का वैल्यू फाइंड करना है तो r³ को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सब वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप देख रहे हो जो वैल्यू नीचे है डिनोमिनेटर में वो कहां चले जाएगा न्यूमरेटर में, जो वैल्यूज ऊपर है वो कहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 7 और 7 को कैंसिल किए, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अब 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 2 जा 11 1 जा 11 8 जा। 2 और 18 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 3 जा कितना होगा 27। तो आप नोटिस कर रहे हो r³ का वैल्यू कितना आया 27, और 20 ये क्यूब है और ये 27 है, तो 27 को किसका क्यूब लिख सकते हैं 3 का। तो r इक्वल टू कितना है 3। शायद यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड हेमिस्फीयर। अगर हम हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमको, तो वो फॉर्मूला क्या लगेगा टोटल सरफेस एरिया का 3πr²। 3 का वैल्यू 3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 3 जा कितना होगा 27, 27 into 22/7। शायद ये क्लियर हो गया होगा। और 27 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 594/7। तो हमारा आंसर होगा 594/7, दैट इज बी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स। एक बैग है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 24।
number of balls are 24 and it contains 4 blue. Blue कितने हैं? 4. 11 are green. 11 कितने हैं? Green. And rest are white. White कितने हमको पता नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं? X. इस नंबर ऑफ बॉल्स में कौन कौन से बॉल्स होंगे? ब्लू बॉल होगा, ग्रीन बॉल होगा और क्या होगा? व्हाइट बॉल. ब्लू बॉल कितने हैं? 4. ग्रीन बॉल कितने? 11. व्हाइट बॉल कितने? पता नहीं, तो हमने उसको x लिया. अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है. 4 + 11 कितना होगा? 15. तो x इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं 24 + 15 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? -15. 24 - 15 x इक्वल टू क्या होगा? 9. तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास व्हाइट बॉल कितने हैं? 9. फिर आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर. तो व्हाइट कलर की अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल. व्हाइट बॉल कितनी है? n. टोटल बॉल कितनी है? 24. तो द आंसर विल बी 9/24. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3 3 = 9, 3 8 = 24. द आंसर विल बी 3/8. तो इसका आंसर होगा. क्लियर है ये? आप इसको एक और तरीके से बना सकते हो. क्या तरीका हो सकता है? टोटल बॉल है आपके पास 24. टोटल बॉल कितने हैं आपके पास? 24. 24. तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी. तो हम हो सकता है हमने जो बॉल निकाला वो व्हाइट हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि बॉल व्हाइट ना हो. ठीक है? कभी भी किसी के निकालने की प्रोबेबिलिटी और किसी के नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1. हमको व्हाइट नहीं कब निकलेगा? जब व्हाइट को छोड़ के कोई और बॉल निकल जाए. टोटल बॉल कितने हैं? 24. व्हाइट बॉल कौन बॉल नहीं है? ब्लू नहीं है और ग्रीन नहीं है. 11 + 4 कितना होगा? 15. ये व्हाइट कब नहीं निकलेगा? जब इनमें से कोई एक बॉल निकल जाए. और ये टोटल कितनी बॉल्स है? 15/24. तो हमको व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस 15/24 को उधर लेना है. हम ऐसा भी कर सकते हैं, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं. 3 5 3 8 देन इट विल बिकम 5/8. अब इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम. कितना आ जाएगा एलसीएम? 8 - 5 देन इट विल बिकम 3/8. ये भी एक तरीका है. आपको जो तरीका अच्छा लगता है, जो तरीका इजीली समझ आता है उसको लिख लेना. आंसर विल बी द सेम. आंसर दोनों कंडीशन में कितना आएगा? 3/8. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंट ऑन द एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5. इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप ग्राफ बना लीजिए. ये कौन सी एक्सिस है? x. ये कौन सी एक्सिस है? y. अब आपका पॉइंट क्या है? -4 -5. यानी x का वैल्यू क्या है? -4 और y का वैल्यू क्या है? -5. तो इन दोनों का कंबाइंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका कंबाइंड कोऑर्डिनेट -4 -5. अब आपसे पूछ रहा है इन चारों में कौन सबसे पास है? अगर हम 0 0 की बात करें तो 0 0 कहां आएगा? सपोज ये है 0 0. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसको बोलेंगे आप? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? -4, 0. x का वैल्यू कितना है? -4, 0. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? -4, 0. हमको किससे डिस्टेंस निकालना है? इस पॉइंट P से सबका डिस्टेंस निकालना है. सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. अब C पॉइंट कहां होगा वो देखते हैं. C पॉइंट क्या है? -5, 0. ये -4, 0 तो -5, 0 कहां होगा? सपोज यहां पे होगा. -5, 0 कंसीडर करते हैं इसको C पॉइंट. फिर D दिया हुआ है √14. √14 का मतलब क्या होगा? ये कहीं ना कहीं √16 से थोड़ा कम है. √16 मतलब 4 से कम है. 4 से कम है मतलब इधर कहीं पे आएगा. ये √14 प्लस में दिया हुआ है मतलब इधर कहीं पे आएगा √14. तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहां पर, कौन सबसे पास होगा हमको कैसे पता चलेगा? ये डिस्टेंस देख लेते हैं. ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो सबसे पास कौन होगा? -4, 0, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, बाकी सब क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है। सबसे पास कौन होगा? -4, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? बी, -4, 0। Which of the following gives the middle most observation of the data? हमको middle most observation कौन देता है? मीडियन। मीडियन का मतलब ये होता है सब के बीच का वैल्यू, तो मीडियन will give the middle most observation of the data। अब क्वेश्चन बोल रहा है a point on the x axis, suppose this is x axis। अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो x एक्सिस में सिर्फ x रहेगा, y का वैल्यू कितना रहेगा? 0। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -3। हम सपोज कंसीडर करते हैं एक पॉइंट है 2, -3 और ये सपोज दूसरा पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट है 5, 6। तो हमने ये इमेजिन किया कि एक पॉइंट है P जो किसमें लाई कर रहा है? x एक्सिस में, तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0। और ये किसको कट कर रहा है या किसको डिवाइड कर रहा है? दो पॉइंट A और B को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है। हम ऐसा ही सोच रहे थोड़ा सा, ये A है और ये क्या है? B। तो एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। इसके बीच में कौन है? एक पॉइंट है P। ये पॉइंट P किसमें है? x एक्सिस में, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। और A और B का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमको पता है क्या? नहीं। तो हम उसको क्या लेते हैं? k/1। बेस्ट वे क्या है इसको क्या लेना? k/1। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k/1। अब हमको अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है k का और इस पॉइंट का, तो हम क्या करेंगे? k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। आपने एक चीज नोटिस किया, हमने ये जो रेशियोज है इसको किससे मल्टीप्लाई किया? x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर भी किसके इक्वल आएगा? x के। तो यहाँ x का वैल्यू क्या है? क्लियर है? और 5 इंटू k कितना होगा? 5k। 2 इंटू 1 क्या होगा? 2 अपॉन क्या होगा? k+1 इक्वल टू कितना होगा? x। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, दो अननोन वैल्यू, ना k का पता है ना x का ठिकाना है। जब दोनों वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो हम किसको सॉल्व करेंगे? ये 0 को सॉल्व करेंगे। पर मेरा एक सिंसियर एडवाइस है, जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आप बनाते हो तो जिसमें 0 दिया है आप उसी को पहले सॉल्व करना। तो हम यहाँ पर x किसमें 0 दिया है? y में। इसका मतलब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा? y के लिए। तो अब k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y के कोफिशिएंट से, y के कोऑर्डिनेट से। तो k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 6 से प्लस। अब ये जो 1 है इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y के कोऑर्डिनेट से, दैट इज -3 से। अपॉन क्या लिखेंगे? k+1 इक्वल टू y का कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ये जो k+1 है जो नीचे है डिनोमिनेटर में, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0। 6 इंटू k कितना होगा? 6k। प्लस माइनस कितना होगा? माइनस 1 3 जा कितना होगा? 3। तो 6k -3 इधर आके क्या होगा? +3। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? k का। तो 6 कहां जाएगा? नीचे। तो ये हो जाएगा 3/6 इक्वल टू कितना होगा? k। तो k। अब मोस्टली बच्चे लोग ऐसा गलती करते हैं, कट करने के बाद यहाँ आंसर 2 लिख देते, लेकिन ये गलत है। आपको करना क्या है? आपको जो जहां पे है उसको वहीं पे रखना है। 1 ऊपर है और 2 कहां है? नीचे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/2। सिमिलरली यहाँ अगर हम 1 लिख दें तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? k/1 और ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो आप नोटिस कर रहे हो यहां पर k/1 किस फॉर्मेट में डिवाइड कर रहा है? 1/2। तो हम क्या कर सकते हैं? इस x का वैल्यू अब हम इजीली निकाल सकते हैं। जहां पे k है वहां हम क्या पुट कर देंगे? 1। और जहां पे अब इसके बाद हम इसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं 1/2 से। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? Next question number 70. A point on the x-axis divide the line segment joining the point A and B. हमारे पास एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B. A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, -3 और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5, 6. इसको क्या कर रहा है, एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है। अच्छा, दिया हुआ है 1:2। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2। और क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। पॉइंट भी किस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में। अगर ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो सिर्फ एक्स का वैल्यू रहेगा, वाई का वैल्यू कितना रहेगा 0। अब हमको किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स का। तो हम इस 1 को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई किसके साथ, 5 के साथ। 2 को किसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के साथ। 1 को किसके साथ सिंप्लीफाई किए, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को 2 साथ अपॉन 1 + 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x। क्योंकि हमने इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया, x से। इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया, x से। तो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ x। तो x इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस 2 2 4 अपॉन 3। तो ये कितना होगा 9/3। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3,0। क्लियर है? तो x एक्सिस पे वो पॉइंट कौन होगा 3,0, जो किसको डिवाइड कर रहा है, a और b को, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड टोटल कितने होते हैं 52। और आपको बोल रहा है उसको हमने क्या किया, शफल किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। आपको मालूम है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। उसमें फेस कार्ड किसको बोलते हैं, जिसमें फेस बने रहता है, जैसे जैक, किंग और क्वीन। तो फेस कार्ड कितने रहते हैं 12। ये जो फेस कार्ड है 12, इसमें से 6 क्या रहते हैं, ब्लैक फेस कार्ड, और 6 क्या रहते हैं, रेड फेस कार्ड। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल कार्ड। टोटल कार्ड कितने रहते हैं 52। रेड कार्ड कितने रहते हैं, हमारे पास रेड फेस कार्ड कितने हैं 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। 52 किससे कैंसिल होगा 2 से। 2 3 जा 2 20 जा 26। 3/26 आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा डी। क्लियर है? ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को। इसमें कोई भी चीज पढ़ने से पहले इसका मीनिंग समझना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए टॉपिक क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या रहेगा ट्रू, और रीजन जो रहेगा वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी असर्शन जो हमने सोचा है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसका आंसर क्या होगा ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू पर रीजन इज नॉट द रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। assertion A is true but reason is false। अब अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। assertion क्या है, HCF of any two consecutive even natural number is always 2। क्वेश्चन में बोल रहा है HCF of any two consecutive even natural number is always 2। कोई भी दो, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार, इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन नेचुरल नंबर जो लगातार आते हैं। तो अगर मान लो हम एक इवन नंबर 2 लिए तो उसका अगला इवन नंबर जो उसके बाद आता है वो कौन होगा 4। फॉर एग्जांपल अगर हमने 6 लिया तो अगला इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 8। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम 6 लिए तो इसके पहले का इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 4। पहले कंसीडर करने का समझ आया ना कि किन दो नंबर्स को लेना है। क्वेश्चन में बोला है कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो हमको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले ना सबसे सिंपल को ले लेते हैं। कौन है सबसे सिंपल, 2 और 4। तो अगर आप 2 और 4 का HCF निकालना चाहो तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 1, 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2। HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो
ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? 2। तो एचसीएफ कितना है? 2। आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 को लिख सकते हो 2, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। एचसीएफ में H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, बट आपको कंसीडर करना क्या रहता है? लोएस्ट फैक्टर को। तो लोएस्ट फैक्टर क्या है? 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, तो दोनों में लोएस्ट कौन है? 2 का पावर 1, तो एचसीएफ विल बी 2। यानी ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 2। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है कि हर इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि हम इवन नंबर का डेफिनेशन ही जानते हैं। व्हाट आर इवन नंबर्स? दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, पर एचसीएफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of assertion A। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, पर एचसीएफ निकालने के लिए डिविजिबिलिटी का कोई रूल की जरूरत नहीं है। तो द आंसर विल बी डी। क्लियर एकदम?